तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ अभी मैंने लिख रखा है शीर्षक शिक्षण और उसके प्रकार। यहाँ हम मुख्य तौर पर जानेंगे समझेंगे कि शिक्षण के वास्तव में कितने प्रकार का होता है और अलग अलग देशों में शिक्षण के क्या क्या प्रकार पाए जाते हैं। यहाँ एक तरह से टीचिंग को क्वालिफाइड किया गया है, क्वालिफिकेशन यहाँ दिया गया है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। शिक्षण के प्रमुख वर्गीकरण। दोस्तों, कहा जाता है शिक्षण जो है वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, सतत चलने वाली प्रक्रिया, जिसमें एक शिक्षक होता है या एक सिखाने वाला होता है और एक सीखने वाला होता है। और इस तरीके से दो व्यक्तियों के बीच या परस्पर संवाद करने की एक प्रक्रिया जो होती है प्रायः जीवन भर चलती रहती है। यही दरअसल शिक्षण कहलाता है। शिक्षण के बारे में कहा जाता है कि शिक्षण जो है वो लगातार और निरंतर सीखी जाती है और शिक्षण का कभी अंत नहीं होता है। यूजीसी नेट की परीक्षाओं में विशेष तौर पर शिक्षण वाले अध्याय से जब प्रश्न आते हैं तो प्रश्न ये भी आता है कि शिक्षण के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। यहाँ हम शिक्षण के उन प्रकारों पर गौर करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है शिक्षण के प्रमुख वर्गीकरण। कुछ निश्चित आधार होते हैं जिसके आधार पर शिक्षण का वर्गीकरण किया जाता है या टीचिंग को क्लासिफिकेशन किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर। यहाँ मैं लिखता हूँ नंबर 1 या ए बिंदु। शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर कहा जाता है दोस्तों, हर कार्य के पीछे जिस तरह से एक कारण होता है वैसे ही हर किसी कार्य का या किसी कार्य को करने के पीछे एक निश्चित उद्देश्य छिपा होता है। और कहा जाता है कि एक उद्देश्यहीन शिक्षा किसी काम की नहीं होती है। और बात जब शिक्षा की आती है तो निश्चित तौर पर इस शिक्षा में बहुत ही बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। उद्देश्य के आधार पर अगर हम शिक्षण के प्रकारों को देखें तो कुछ चुनिंदा प्रकार हैं। जैसे पहला प्रकार है, यहां हम 3 प्रकारों का जिक्र करेंगे। पहला ज्ञानात्मक शिक्षा, दूसरा भावात्मक शिक्षा और तीसरा मनोगत्यात्मक शिक्षा। इसे थोड़ा सा मैं व्याख्या के तौर पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ज्ञानात्मक शिक्षा, जिसे आमतौर पर हम कहते हैं कि नॉलेज या ज्ञान से जुड़ा हुआ एक शिक्षा का प्रकार, शिक्षा का स्वरूप। प्रायः वर्तमान समय में आप देखेंगे कि ज़्यादातर हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं वह एक तरह से ज्ञानात्मक शिक्षा मानी जाती है और जिसमें हम मुख्य तौर पर ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास कर रहे होते हैं, नॉलेज, एक नॉलेजेबल एजुकेशन। दूसरा भावात्मक शिक्षा, अर्थात भावात्मक शिक्षा या हम कह सकते हैं कि जो एक भाव होते हैं, इंसान के अंदर भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, उन सबको पहचानने का एक तरीका होता है जो कि शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। कहा जाता है कि शिक्षण के माध्यम से हमें बहुत सारी मानवीय भावनाओं को
सिखाई जाती है और यही दरअसल भावात्मक शिक्षा कहलाता है। वहीं हम शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर तीसरे प्रकार को देखें तो एक शिक्षा का उद्देश्य होता है। उद्देश्यों के आधार पर जो एक प्रकार होता है वह होता है मनोगत्यात्मक, अर्थात हम एक चिंतनशील प्राणी बन सकें और अपने आप को चिंतनशील प्राणी लगातार बनाते हुए लगातार हम सीखते हैं। अर्थात एक छोटा सा बालक होता है, वह युवावस्था होते तक एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाए जब वह किसी बात को लेके, किसी विषय को लेके अपने विचार रख सके। आमतौर पर कहा जाता है कि यही दरअसल मनोगत्यात्मक शिक्षा कहलाती है, जिसमें हम मानसिक तौर पर एक चिंतनशील मनुष्य बनने का प्रयास करते हैं। यह तो था शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार। इसके बाद हम एक और प्रकार पे गौर करते हैं। यहाँ हम शिक्षण के अगले प्रकारों की बात करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो वर्गीकरण का आधार है वह है शिक्षण के स्तरों के आधार पर। यहाँ बी पॉइंट लिखते हैं। शिक्षण स्तर या टीचिंग लेवल के आधार पर हम देखते हैं कि शिक्षण के कितने प्रकार पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा स्मृति स्तर की शिक्षा। स्मृति स्तर। वहीं दूसरे में मैं लिखूंगा अवबोध स्तर। उसके अलावा एक तीसरा जो है वो है चिंतन स्तर। अर्थात शिक्षण जो होता है वो अगर हम यहाँ पर देखें कि अलग अलग स्तरों पर टीचिंग या शिक्षण की गतिविधियाँ संपन्न की जाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्मृति स्तर की तो कहा जाता है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा, अर्थात एक शिशु होता है, एक बालक होता है जो जन्म से लगभग 3-4 वर्षों का जब हो जाता है बालक, तो वह प्राथमिक स्तर का या आरंभिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करता है, जिसे हम कहते हैं स्मृति स्तर की शिक्षा प्राप्त करना। अर्थात उसमें वह सोचने समझने की क्षमता विकसित होती रहती है और वह भाषाओं को, मात्राओं को, अक्षरों को सीखने का प्रयास करता है। इसके बाद दूसरा स्तर जो होता है वह अगले क्रम का या ऊंचा स्तर माना जाता है। इसे अमूमन हम नाम देते हैं अवबोध स्तर। अर्थात एक वह स्टेज होता है, वह स्तर होता है जहाँ पर एक समझ विकसित होती है या सोच विकसित होती है। एक बालक जो होता है अमूमन कहा जाता है कि 10, 12, 13 वर्षों तक वह चिंतन स्तर पर ही होता है, लेकिन जैसे ही वह लगभग 14 वर्ष की अवस्था पार कर जाता है तो कहा जाता है कि वह अवबोध स्तर पर आ चुका है। और अवबोध स्तर अर्थात उसमें एक समझ विकसित होने लगती है अपने आप को लेकर, अपने समाज को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर और अपने रिश्तों को लेकर। धीरे धीरे उसका एक मस्तिष्क होता है वो खुलने लगता है। तीसरे स्तर पर आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर चिंतन स्तर की शिक्षा। चिंतन स्तर क्या होता है? तो एक ऐसी अवस्था आती है जब इंसान अपने आप को परिपक्व महसूस करने लगता है और संभवतः वह एक मैच्योर पर्सन बन जाता है, परिपक्व व्यक्ति। वहाँ पर वह किसी वस्तु को लेके, किसी पाठ को लेके, किसी विषय को लेके अपने विचार प्रकट करने में सक्षम होता है, किसी भी मुद्दे पर अपने विचार रख सकता है। अर्थात उसकी खुद
खुद की निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है, जिसे आमतौर पर हम नाम देते हैं कि वह अब मनन चिंतन करने योग्य हो गया है, और जिसे आप कहेंगे चिंतन स्तर। यह था शिक्षण स्तर या टीचिंग लेवल के आधार पर शिक्षण के प्रकार। इसके बाद हम नंबर सी या तीसरे श्रेणी में शिक्षण के प्रकारों को देखेंगे। यहाँ मैं नंबर सी लिख दे रहा हूँ। इसमें कहा है शासन प्रणाली के आधार पर। कहा जाता है कि शासन प्रणाली के आधार पर भी शिक्षण मुख्य तौर पर 3 अलग अलग स्तरों पर निर्धारित होती है या पाई जाती है। आइए इसे देख लेते हैं। कहा जाता है कि कोई भी देश होता है, वहाँ उसकी अपनी एक शासन व्यवस्था पाई जाती है, एक राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पाई जाती है। इस आधार पर ही वहाँ की शिक्षा व्यवस्था तय होती है, निर्धारित होती है। यहाँ पर हम विश्व के संदर्भ में देखेंगे कि अमूमन विश्व में चाहे किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती हो, वहाँ का गवर्नेंस हो, लेकिन टीचिंग जो होता है वो मुख्य तौर पर 3 तरह का ही होता है, चाहे वह विश्व का कोई भी देश क्यों ना हो। इसमें नंबर 1 है निरंकुश शिक्षण। वहीं नंबर 2 पे है प्रजातांत्रिक शिक्षण। वहीं अगर हम तीसरे प्रकार की बात करें तो इसमें रहता है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। कहा जाता है किसी देश में शासन व्यवस्था जैसी होती है, उस आधार पर शिक्षण को अगर हम विभाजित करें तो ये 3 प्रकार ही निकल कर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि निरंकुश शिक्षण होता क्या है। तो निरंकुश शिक्षण जहाँ पर शासन या राजनीतिक व्यवस्था निरंकुश किस्म की होती है। निरंकुश अर्थात जिसमें सरकारें चुनने में जनता का किसी प्रकार का योगदान नहीं होता है, और वहाँ राजा या सम्राट ही सबसे ऊपर होता है, और उसी के द्वारा कहा गया या बोला गया शब्द ही कानून होता है, और राजा से ऊपर कोई नहीं होता है। वह चाहे तो जैसा कानून बनाए, जैसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करे, और इस आधार पर कहा जाता है कि निरंकुश देशों में जहाँ पर राजा ही सर्वेसर्वा होता है या सम्राट सर्वेसर्वा होता है, वहाँ शिक्षण व्यवस्था निरंकुश प्रकृति की पाई जाती है, जिसमें आमतौर पर हम पाठ्यक्रम जो देखते हैं वो पाते हैं कि उसमें सम्राट या राजा का महिमा मंडन किया जाता है, और वहाँ प्रजातांत्रिक मूल्यों का या मानवीय मूल्यों का पाठ्यक्रमों में प्रायः अभाव होता है। सिलेबस कैसा होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, स्कूलों में महाविद्यालय में किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, ये सारी चीज़ें तय होंगी राजा या सम्राट के माध्यम से। उसमें आम जनता का किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं होगा। यह कहलाता है निरंकुश शिक्षण।